वेलकम बैक टू एके एकेडमी क्लास। एके एकेडमी क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है, वेलकम है। मैं हूं आदित्य और आप सभी के लिए आज फिर से हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और एस्टेट में 2024 में जो होने वाली है उसमें पूछी जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे अगली वीडियो की सूचना पाने के लिए। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप इस सेशन को लाइक भी करें। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि ये पार्ट 4 हम लेके आए हैं आपके बीच। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 4 हम लेके आए हैं आपके बीच और ये वैसे प्रश्न होंगे जो कि एक्सपेक्टेड है, मतलब एग्जाम में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। क्लास में बने रहिए और अभी तक यानी आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो के लिंक को अपनी सभी मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करें। आशा करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगती ही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके बीच लेके आया हूँ वो आप लोग का रिस्पांस मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपके सामने 101 नंबर सवाल है, यानी कि कल तक जो हमने किया वो 50 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन हो चुका है और आज 101। ठीक है, और यहाँ पे वैसे क्वेश्चन लाए गए हैं इस सीरीज में जो कि आपके पूछे गए हैं कभी ना कभी। ठीक है, बीपीएससी 2.0 में पूछे गए या फिर बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए वैसे क्वेश्चंस हैं या फिर एस्टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके दोनों के लिए आप और मैं मुख्य रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपका विषय हिंदी है तो आप इस क्लास को छोड़ के और कोई क्लास सोचें ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी विषय को लेकर के ही सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। ठीक है, और यदि आपका विषय हिंदी नहीं है फिर भी आपका यहाँ से ग्रामर हो या फिर साहित्य हो वो पूछा ही जाएगा। 15 नंबर का कॉमन है सबके लिए। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल आपको बताना है इनमें तो फ्रेंड्स पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है इनमें से कौन सा मन्नू भंडारी का उपन्यास है। झूठा सच, आपके पास ऑप्शन है झूठा सच, अमिता, पागल कुत्तों का मसीहा, आपका बंटी। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक सवाल पे थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूं ताकि आप लोग सही सवाल का सही जवाब सोच सकें। ठीक है, तो जल्दी से कोशिश कीजिए इस सवाल का सही जवाब देने की। सवाल पूछा गया है इनमें से कौन मन्नू भंडारी का उपन्यास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बंटी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा, आपका बंटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी की रचना है। ठीक है, मन्नू भंडारी की रचना की बात करें तो मैंने रचनाओं से संबंधित कल आपको बताया भी था कि मन्नू भंडारी की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमें याद रखनी है। चलिए एक बार और थोड़ा सा हम इसे देख लें। जैसे कि यदि हम इनके उपन्यास की बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं आपका बंटी, ये एक उपन्यास ही है। ठीक है, उपन्यास ही है जो यहाँ पे मन्नू भंडारी का है। चलिए मन्नू भंडारी की कुछ रचनाओं यानी कि उपन्यासों को हम देख लें। आपका बंटी तो आपने देख ही लिया और फिर आपको यहाँ पे लिखना है महाभोज। महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी की ही रचना है, महाभोज। स्वामी जो है, स्वामी, ये मन्नू भंडारी की ही उपन्यास संग्रह है, स्वामी। एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान की बात करते हैं, एक इंच मुस्कान, ये भी मन्नू भंडारी की ही रचना है। ये सब मैंने आपको कल बताया भी था। एक प्लेट सैलाब भी यहाँ पे कहानी संग्रह की बात करें तो एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब आपको ध्यान में रखना है, सैलाब सैलाब, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं कि एक प्लेट सैलाब किसकी कहानी संग्रह है या किसके द्वारा लिखी गई है, तो मन्नू भंडारी। आंखों देखा झूठ भी आपको ध्यान में रखना है, आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी इन्हीं की यानी मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह ही है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको मन्नू भंडारी की रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं। यदि उपन्यास आपसे पूछे तो आपका बंटी, महाभोज, स्वामी
और फिर 1 इंच मुस्कान, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका जन्म मैंने आपको बताया कि जन्म, चलिए इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1931 में हुआ था। इनका मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1931 में। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर को 2021, हाँ 2021 में, 15 नवंबर 2021 में भागलपुर मध्य प्रदेश में मतलब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, 90 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और इनका जन्म भागलपुर में हुआ था, ठीक है, भानपुरा, भागलपुर कह रहे हैं, भानपुरा में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने में ही है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पुरस्कार मन्नू भंडारी को दिया गया है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, या फिर हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, या इनमें से सभी? जल्द से बताएंगे कि इनमें से कौन सा पुरस्कार मन्नू भंडारी को दिया गया है। पुरस्कार से संबंधित भी बातें शायद मैंने आपको कल बताई थी। जल्द से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सा पुरस्कार मन्नू भंडारी को दिया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल्ली, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पुरस्कार मन्नू भंडारी को दिया गया था? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी मन्नू भंडारी को दिया गया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार दिया गया, हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मन्नू भंडारी को दिया गया। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का ही उपन्यास है, ठीक है। इन सभी बातों को याद रख लेंगे और चलते हैं हम अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। अगला सवाल है, भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब हुआ था? यह आपको बताना है। 1903 में, 1905 में, 1904 में, या फिर 1909 में? जल्द से बताने की कोशिश करेंगे। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जल्द से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने का। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि भदंत आनंद जो है ये कवि, इनका जन्म हुआ था 1905 में, ठीक है, 1905 में। यदि पूरी तिथि आपसे पूछ दे कि भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब हुआ था, तो 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी आपको ध्यान में रखना है। 5 जनवरी 1905 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 5 जनवरी 1905 में भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म हुआ था। और यदि मृत्यु पूछ दे तो 22 जून, ठीक है, 22 जून ध्यान में रखना है, 22 जून 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में 5 जनवरी 1905, ठीक है, 5 जनवरी 1905 को भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म हुआ। और 22 जून 1988 में भदंत आनंद कौशल्यायन का जो है ये मृत्यु हुआ। कहाँ हुआ? तो पंजाब में हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ? पंजाब में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यदि हम इनकी रचनाओं के बारे में देख लें तो इनकी रचनाएं भी हैं जो कि काफ़ी मतलब पूछी जाती हैं। जैसे कि इनकी ही रचनाएं हैं, जो भूल न सका, जो भूल न सका, भूल न सका, भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है, जो भूल न सका। बहानेबाजी इन्हीं की रचना है, बहानेबाजी, भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है, बहानेबाजी। और इन्हीं की रचना है भिक्षु, ठीक है, भिक्षु इन्हीं की ही रचना है, भिक्षु इन्हीं की रचना है, भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है भिक्षु। इसको ध्यान में रखेंगे। भिक्षु के पात्र हैं, ठीक है, भिक्षु के पात्र, भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है भिक्षु के पात्र। और यदि बाबा न होते, यदि बाबा न होते, बाबा न होते इन्हीं की ही रचना है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यदि बाबा न होते इन्हीं की रचना है, जो भूल न सका इन्हीं की, यानी कि भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है। बहानेबाजी भी भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है। और भिक्षु के पात्र भी इन्हीं की ही रचना है, ठीक है। रेल के टिकट आपसे पूछा जाएगा कि रेल के टिकट की बात यदि करें तो रेल के टिकट किसकी रचना है? तो भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है। कहाँ क्या देखा,
कहाँ कहाँ क्या देखा, कहाँ क्या देखा इन्हीं की रचना है। ठीक है, कहाँ क्या देखा इन्हीं भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है। संस्कृति की बात यदि करते तो संस्कृति भी भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है। देश की मिट्टी बुलाती है, देश की मिट्टी बुलाती है यदि कहे कि देश की मिट्टी बुलाती है, देश की मिट्टी बुलाती है यदि कहे देश की मिट्टी बुलाती है, तो ये भी भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी रचनाएं थी जो भदंत आनंद कौशल्यायन की थी। ठीक है, एक बार और दोहरा दें कि जो भूल न सका भदंत आनंद कौशल्यायन की है, बहानेबाजी भदंत आनंद कौशल्यायन की है, भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यायन की है, यदि बाबा ना होते भदंत आनंद कौशल्यायन की है, रेल के टिकट भी भदंत आनंद कौशल्यायन की है, कहाँ क्या देखा भदंत आनंद कौशल्यायन की है, संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है, और देश की मिट्टी बुलाती है ये भी भदंत आनंद कौशल्यायन की ही रचना है। और इनका जन्म जो हुआ था वो जनवरी 1905 में हुआ था और मृत्यु 22 जून 1988 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखने से ज़्यादा बेहतर होगा कि जब भी आप ये सेशन देखें जो कि हिंदी की क्लासेस में आपके बीच लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें, लिखें ज़रूर। ठीक है, इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएगी। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को 2 से 3 बार रिपीटेड वे में आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कौशल्यायन का जन्म किस राज्य में हुआ था, यह आपको बताना है कि भदंत आनंद कौशल्यायन का जो जन्म हुआ था वह किस राज्य में हुआ था, पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में या दिल्ली में। जल्द से बताने की कोशिश करेंगे कि भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कहाँ हुआ था। और फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पे इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सभी पे एक बार ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और व्हाट्सएप पे तो अपने सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस चैनल से ज्वाइन हो पाएँ, ताकि मुझे लगे कि लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो जुड़ रहे हैं, तो और बेहतर तरीके से मैं आपके बीच ये सारे कंटेंट लेके आ पाऊँ। ठीक है, तो इतना आप करेंगे। और यदि आपको सेशन पसंद आती है तो पॉजिटिव साइन के लिए लाइक का बटन दिया हुआ है, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, कौशल्यायन का जन्म किस राज्य में हुआ था पूछा गया था, तो पंजाब राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी कि B4 बॉम्बे यहाँ पे सही होगा। 1905 में भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म हुआ था और कौशल्यायन का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। ओके, तो पंजाब की राजधानी आप बता सकते हैं कमेंट करके, तो जल्दी से बताएंगे कि पंजाब की राजधानी क्या है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कौशल्यायन का जन्म किस जिले में हुआ था, यह आपको बताना है। आपने राज्य तो देख ही लिया कि पंजाब है, लेकिन पंजाब में भी किस ज़िले में, यह आपको बताना है। अमृतसर था, गुरदासपुर था, अंबाला था या पठानकोट था। जल्दी से बताएंगे कौशल्यायन भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म किस ज़िले में हुआ था, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा अंबाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलना पसंद करेंगे। C4 कार। ओके, C4 कार। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम क्या था, ये लो। क्या मन रामदास था या परशुराम दास था या मनोहर दास था या हर नामदास था। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा हरनाम दास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं कौशल्यायन के बचपन का नाम क्या था, तो हरनाम दास था। ठीक है, कौशल्यायन भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम क्या था,
हरनाम दास था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपके सामने है। कौशल्यायन ने बीए की पढ़ाई कहाँ से की थी, यह आपको बताना है। जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की। या गुरदासपुर, अंबाला, लाहौर या अमृतसर, जल्दी से बताएंगे कौशल्यायन ने बीए की पढ़ाई कहाँ से की थी। आपके पास थोड़ा सा समय है और उस थोड़े से समय में इस सवाल का सही जवाब देना है। और यदि आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी AK एकेडमी क्लास आपकी ये तब तक चलेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ठीक है, तो क्लास में निरंतर बने रहिए और क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली सूचना आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वो जो लाइव का कंडीशन है, आप सभी इस बात से परिचित होंगे, मुझे पता है। लाइव का कंडीशन जब भी फुलफिल हो जाता है, हम अपनी क्लासों को, जो भी क्लास हमारी होती है, उसका एक शेड्यूल बनाएंगे और उसी शेड्यूल के अनुसार एक निश्चित टाइमिंग होगा और उसके अनुसार ही अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे आप सबके लिए। ठीक है, तो इतना थोड़ा आप लोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों के बीच, ताकि वो लोग भी इस क्लास से जुड़ पाएँ। फिलहाल सवाल पे आते हैं कि कौशल्यायन ने बीए की पढ़ाई कहाँ से की थी। यह आपको बताना है कि कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन ने बीए की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा लाहौर। ठीक है, लाहौर से की थी। और ये लाहौर कहाँ पड़ता है आपको कमेंट करके बताना है, लाहौर कहाँ पड़ता है। चलिए अगला सवाल, कौशल्यायन किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए, ये आपको बताना है। जैन, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, जल्दी से बताएंगे। कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए, इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा जल्दी से। आपके पास बहुत ही कम समय है और सही जवाब देने वाले को मिलेगा अगले सवाल का जवाब देने का मौका। तो आप सभी लोग, मुझे पता है कि अगले सवाल का जवाब देने का मौका आप लोग नहीं गंवाना चाहते, तो जल्दी से सही जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, कौशल्यायन किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए, तो वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। सी फॉर कैट, कैट मीन्स क्या, कैट मीन्स घोड़ा, बिल्ली, आप लोग भी ना, कैट मीन्स बिल्ली। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे भदंत आनंद कौशल्यायन की बात मैं कर रहा था, तो एक बार और मैं आपको दोहरा दूं कि यदि आपसे रचनाएं पूछ लिए जाए तो इनकी रचनाओं में जो भूल न सका, ठीक है, बहानेबाजी, भिक्खू के पत्र, यदि बाबा न होते, रेल के टिकट और कहाँ क्या देखा, संस्कृति, देश की मिट्टी बुलाती है, एवं बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कौशल्यायन की रचना के रूप में। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कौशल्यायन किसके साथ लंबे अरसे तक रहे थे वर्धा में। तो वर्धा का आप यदि जानते होंगे, आपने यदि हिस्ट्री कभी पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, वैसे पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो कौशल्यायन किसके साथ लंबे अरसे तक रहे थे, नेताजी, नेहरू जी, नेताजी, गांधी जी या शास्त्री जी, जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। कौशल्यायन किसके साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे थे, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होगा वो गांधी जी होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सी फॉर कार। ठीक है, आप सी फॉर कैट भी कह सकते हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सी फॉर कैट भी आप कह सकते हैं। तो गांधी जी, कौशल्यायन किसके साथ लंबे अरसे तक रहे थे, तो गांधी जी के साथ रहे थे, जिन्हें बापू कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। सेकेंड अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ये 4 बेटे थे। ठीक है, और इनका मुंह बोला बेटा किसे कहा जाता था, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कौशल्यायन का निधन कब हुआ था, यह आपको बताना है। 1987, 1988, 1989 या 1990। मैंने आपको बताया भी था, कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था। तो जल्दी से आप बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए
इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा 1988, यानी कि 1988 में बी फॉर बॉम्बे, 1988 में इनका भदंत आनंद कौशलयान का जन्म हुआ था। यदि आपसे पूरी तिथि पूछ दिया जाए तो 22 जून 1988 आप कहेंगे 83 वर्ष की अवस्था में भदंत आनंद कौशलयान का निधन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है इनमें से कौन कौशलयान द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए अब आ गई बात इनकी रचनाओं से, तो जल्दी से बताएंगे। रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, जो भूल न सके, या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का सही जवाब देने में आपको कठिनाई होने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली तुरंत के तुरंत मैंने आपको बताया इनकी रचनाओं के बारे में। तो जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से कौन कौशलयान, भदंत आनंद कौशलयान द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। डी फॉर दारोगा, डी फॉर दारोगा। ओके, डी फॉर डोंकी भी आप बोल सकते हैं, दिल्ली भी बोल सकते हैं, कोई पाबंदी थोड़ी ना है आपको। चलिए, तो मैंने आपको कहा था कि रेल का टिकट भदंत आनंद कौशलयान का है रचना। कहाँ क्या देखा, भदंत आनंद कौशलयान। जो भूल न सके, भदंत आनंद कौशलयान। उसके बाद बहानेबाजी भी आपसे कह दीजिए, बहानेबाजी, यदि आपसे कह दे बहानेबाजी तो आप कहेंगे, बहानेबाजी कह दे तो आप कहेंगे बहानेबाजी। यदि आपसे कह दे बहानेबाजी तो भी आप कहेंगे भदंत आनंद कौशलयान का ही है। भिक्षु के पत्र कह दे तो ये भी आप कहेंगे भदंत आनंद कौशलयान है। यदि बाबा न होते, यदि बाबा न होते, ये भी किनकी है, भदंत आनंद कौशलयान की ही रचना है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से। भदंत आनंद कौशलयान की जो रचना है, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, जो भूल ना सके, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, ये सारी भदंत आनंद कौशलयान की रचनाओं में शामिल है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था, यह आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या दिल्ली। जल्दी से कोशिश करेंगे इस अगले कवि जो कि नागार्जुन हैं। और यदि आपने पहला सेशन नहीं देखा है ना, कवियों से संबंधित जो मैं लेके आया आपके बीच, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसको देखने के बाद ही देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी डिटेल में आपको बता ही रहा हूँ। तो इसको देखने के बाद भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें यदि आप पहला वीडियो देख लेते हैं और दूसरा वीडियो देख लेते हैं, तीसरी वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पहला वीडियो देख लें, दूसरी में हेल्प मिलेगा, दूसरा देखते हैं, तीसरी में हेल्प मिलेगा, तीसरी देखेंगे तो चौथी में हेल्प मिलेगा, क्योंकि सारे वीडियो में मैंने आपको डिटेल डिस्कशन के साथ मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, नागार्जुन का जन्म पूछा गया है कि किस राज्य में हुआ था। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था। चलिए, तो ये बिहार ही है, बिहार से ही है। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अब जब बात नागार्जुन की हुई है तो इनका जन्म की बात यदि कह लें, नागार्जुन का जन्म कब हुआ आपसे पूछा जाए तो 11 जून 1911 को, 11 जून 1911 को नागार्जुन का जन्म हुआ था। ठीक है, अब यदि दरभंगा में हुआ था और यदि इनकी मतलब आपसे मृत्यु पूछ दे तो मृत्यु क्या होगी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि नागार्जुन की मृत्यु की तिथि क्या है। ठीक है, यदि अब यहाँ पे रचनाओं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, नागार्जुन की रचना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नागार्जुन की रचनाएं मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, रचनाएं नागार्जुन की रचनाएं मैं आपके बीच लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भदंत आनंद कौशलयान की है। ठीक है, तो इनकी रचना मैंने आपको बताया है, ये तीनों और 2 और। ठीक है, अभी हम नागार्जुन की रचनाओं को लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको रचनाओं में पहला मैं आपको लिखवा दूं कि युगधारा। ठीक है, युगधारा नागार्जुन की रचना है। ठीक है, अब यदि देखें सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है, तो ये नागार्जुन की ही रचना है। सतरंगू पंखों वाली या फिर युगधारा, इन्हीं की, नागार्जुन की ही रचना है। प्यासी पथराई आंखें और तुमने कहा था, जैसे प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, प्यासी पथराई आंखें
और फिर तुमने कहा था, ठीक है, तुमने कहा था किसकी रचना है, ये भी नागार्जुन की ही रचना है, ठीक है। तालाब की मछलियां, तालाब की मछलियां किसकी रचना है सॉरी। तो तालाब की मछलियां किसकी है, तो ये नागार्जुन की ही रचना है। खिचड़ी विप्लव देखी हमने, खिचड़ी विप्लव देखी हमने, खिचड़ी विप्लव देखी हमने, ठीक है। खिचड़ी विप्लव देखी हमने, यह भी आपको ध्यान में रखना है किसकी है, तो नागार्जुन की ही रचनाएं हैं। पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस भी आपको ध्यान में रखना है कि पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस भी आपको ध्यान में रखना है किसका है, तो नागार्जुन का ही रचना है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि रत्नगर्भ किसकी रचना है, रत्नगर्भ, तो रत्नगर्भ भी इन्हीं की भदंत ये नागार्जुन की ही रचना है, ध्यान में रखेंगे। और भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने भी किसकी है, भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने, ये भी किसकी रचना है, तो ये नागार्जुन की ही रचना है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसा क्या कह दिया मैंने, कह दिया मैंने, ये भी किसकी रचना है, तो नागार्जुन की ही रचना है। तो ये सारी रचनाओं को आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे नागार्जुन की रचनाओं को मैं एक बार रिवाइज कर दूं, जैसे कि मैंने लिखा युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखी हमने, ठीक है। उसके बाद पुरानी जूतियों का कोरस, उसके बाद रत्नगर्भ मैंने लिखवाया, भूल जाओ पुराने सपने, उसके बाद मैंने लिखवाया आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। ये सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखना है किसकी है, नागार्जुन की रचनाएं, ठीक है। और इनका संबंध बिहार राज्य से है, मुझे आशा है। और इनका जन्म तिथि 11 जून 1911 में हुआ था, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब हाँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आशा करते हैं अब ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से थोड़ी सी बातें आपको और ध्यान में रखनी होगी। उपन्यास भी हम इनका देख लेते हैं। उपन्यास की बात यदि करें हम, यदि हम उपन्यास की बात करते हैं, ये सारे जो रचनाएं थी वो कविता संग्रह थी, जो मैंने आपको बताया। ये सभी क्या है, कविता संग्रह है, ठीक है। ये कविता संग्रह है पूरी। अब हम उपन्यास को देखेंगे। कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची आपको ध्यान में रखना है। रतिनाथ की चाची आपको ध्यान में रखना है, इनका ही उपन्यास है रतिनाथ की चाची। बलचनमा, ठीक है, इनका मतलब अजब अजब नाम है, बलचनमा याद रखना है, इनकी ही उपन्यास है। नई पौध ध्यान में रखना है, नई पौध ध्यान में रखना है, नई पौधा नहीं है, नई पौध है, ठीक है, नई पौध है, ठीक है, नई पौध, ठीक है। और क्या था, वरुण के बेटे भी ध्यान में रखना है। वरुण के बेटे भी इन्हीं का उपन्यास है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी उपन्यास और कविता से संबंधित कि क्या क्या है नागार्जुन की उपन्यास और क्या है कहानियाँ। मैं उपन्यास को एक बार और आपको बता दूं कि रतिनाथ की चाची, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया बलचनमा आपको ध्यान में रखना है, इनका ही उपन्यास है। उसके बाद नई पौध आपको ध्यान में रखना है, नई पौध। उसके बाद वरुण ध्यान में रखना है, ये वरुण के बेटे, ठीक है, वरुण के बेटे ध्यान में रखना है। तो ये सारे उपन्यास थे। अब कहानी संग्रह में यदि हम बात करते हैं, कहानी संग्रह ज़्यादा नहीं है, कहानी संग्रह की बात यदि करें, कहानी संग्रह में क्या शामिल है, तो एक ही है जो ज़्यादा फेमस रूप से जाना जाता है, तो वो है आसमान में चंदा तारे।
आसमान, आसमान में चंदा तारे, ठीक है, आसमान में चंदा तारे, ये इनका यानी नागार्जुन का क्या है, ये कहानी संग्रह है, ठीक है। और यदि आपसे बाल साहित्य पूछ दिया जाए कि बाल साहित्य, इनका नागार्जुन का बाल साहित्य क्या है या बाल साहित्य का नाम बताएं, तो आप कथा मंजरी कह सकते हैं, ठीक है। कथा मंजरी जो कि काफ़ी फेमस है, कथा मंजरी आप कह सकते हैं, कथा मंजरी। ओके, आशा करते हैं कि अब यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि नागार्जुन के लिए क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी लिखी हैं ये सभी नागार्जुन से संबंधित हैं। मैंने नागार्जुन की कहानी के बारे में बताया कि आसमान में चंदा तारे ये कहानी संग्रह है, और बाल साहित्य में मैंने बताया कि कथा मंजरी ये भी नागार्जुन की ही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। इतना काफ़ी है। नागार्जुन का मूल नाम क्या था, यह आपको बताना है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। क्या ऋतुराज था, क्या वैद्यनाथ मिश्र था, क्या वैद्यनाथ उपाध्याय था, या ओम थानवी था। जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो सामने आपको लाइक का बटन दिया गया है, आप लाइक कर सकते हैं। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के बीच शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, तभी हम लोगों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और तभी जा कर के हम क्लासेस आपकी टाइम टू टाइम लेके आ पाएंगे। एक निश्चित शेड्यूल होगा हमारा कि हमारी क्लास 9 बजे तो 9 बजे, या 8 बजे तो 8 बजे होंगी, ठीक है, ऑन टाइम होंगी। इस तरीके से कभी थोड़ा लेट, कभी कुछ ज़्यादा ही लेट ऐसे हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। और आप लोग भी यदि चाहते हैं कि क्लासेस आपको रेगुलर और ऑन टाइम मिले, तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और लोग जुड़ सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइव का कंडीशन क्या होता है, आप सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। तो एक बार जब भी लाइव का कंडीशन फुलफिल हो जाता है, हमारी क्लासेस लाइव होंगी और ऑन टाइम होंगी, ठीक है, जो टाइम निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, नागार्जुन का मूल नाम आपसे पूछा गया था, सवाल पे आते हैं। सवाल का सही जवाब होगा ओम थानवी। ओम थानवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ओम थानवी। और नागार्जुन का जो मैंने आपको बताया रचनाएं, उसको ध्यान में आपको रखना है। रचनाओं में मैंने कहा है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरान जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, भूल जाओ पुरानी सपने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। ये सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। ये कविता संग्रह है। और कहानी के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन का कहानी संग्रह क्या है, तो आसमान में चंदा तारे ये नागार्जुन का कहानी संग्रह है। यदि बाल साहित्य पूछ दे तो आप कहेंगे कथा मंजरी नागार्जुन का बाल साहित्य है। यदि आपसे उपन्यास पूछ दे तो उपन्यास में भी आप कहेंगे रतिनाथ की चाची और बलचनमा और नए पौध, ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है। और बाबा बटेश्वर नाथ, हाँ बाबा बटेश्वर नाथ, ये छूट रहा था। चलिए, बाबा बटेश्वर नाथ भी आप ये इनके उपन्यास में ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो हम सवाल आपसे पूछा गया था कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो ओम थानवी था। और अगला सवाल है नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो जल्दी से बता दीजिए कि नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। सवाल है 114। ठीक है, तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। और यदि आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक का बटन आप ज़रूर दबाइए। इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है कि जो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो लाइक का बटन आप ज़रूर दबाएं यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, दरभंगा आपको ध्यान में रखना है कि नागार्जुन का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था, तो नागार्जुन का जन्म दरभंगा ज़िले में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन अब क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल का जवाब देने वाले विजेता को मिलेंगे ₹1 गूगल पे में, ठीक है। तो आप जल्दी से अपना गूगल पे नंबर क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं भेज देता हूँ। वैसे आप उस ₹1 का करेंगे क्या, बताइए। अभी तो ₹1 में कुछ होने वाला भी नहीं है, पर क्या करें, अभी तो यही है। चलिए,
मजाक है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। तो नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा किस पाठशाला में हुई है? हिंदी पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, अंग्रेजी पाठशाला या उर्दू पाठशाला? जल्दी से बताएंगे। आपके पास एक बाबू वाला सवाल आ गया है, बउआ वाला सवाल आ गया है। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा किस पाठशाला में हुई थी? बाबू वाला सवाल मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि यदि आपने फर्स्ट सेशन देखा होगा तो इसका जवाब आप सोचेंगे भी नहीं और दे देंगे कि नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा किस पाठशाला में हुई थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे करवा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, तो बार बार एक ही चीज़ें करवाना बेहतर नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा किस पाठशाला में हुई थी यह आपको बताना था। ठीक है, संस्कृत पाठशाला, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बी फॉर बम्बू, बी फॉर बैलून, बी फॉर बेबी। ओके, संस्कृत पाठशाला ध्यान में रखेंगे। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में दीक्षा किस देश में ग्रहण किया यह आपको बताना है। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में दीक्षा किस देश में ग्रहण किया? क्या भारत में, क्या इंग्लैंड में, सॉरी थाईलैंड में, या चीन में, या श्रीलंका में? जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की, और सही जवाब के विनर को सही जवाब देने वाले विनर को मिलेगा अगले सवाल देने का मौका। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलिए, सवाल का सही जवाब होगा श्रीलंका। ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा समय मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्रत्येक सवाल पे थोड़ा सा समय मैं आपको दूंगा ताकि आप सवालों के जवाब सोच सकें कि क्या होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। और जल्द ही हम लोग जब भी इस लाइव का फुल कंडीशन फुलफिल हो जाता है, हम अपने सेशन में ये टाइमर भी लगाएंगे। ठीक है, टाइमर जो कि आपको दिखते रहेगा कि आपने कितना समय के अंदर, कितने समय सीमा के अंदर आपने ये किया है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन डील किया है। ठीक है, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी आपका डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है। 1910 में, 1911 में, 1909 में, या फिर 1912 में? जल्द से सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके पास सवाल आ चुका है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। नागार्जुन स्वदेश कब लौट आए यह आपको बताना है। नागार्जुन स्वदेश कब लौट आए? 1938 में, 1936 में, 1934 में, या 1940 में? जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की। ये तिथियां हैं, हो सकता है कि आपके ध्यान में ना हो, पर कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। नागार्जुन स्वदेश कब लौटे यह आपको बताना है। ठीक है, 1938 में, यानी कि 1938 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नागार्जुन स्वदेश कब लौटे? तो 1938 में लौटे। और नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। ध्यान में रखेंगे ये दोनों बातों को। और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सवाल आपसे पूछा गया है, नागार्जुन की संपूर्ण कृतित्व 7 खंडों में किस नाम से प्रकाशित हुई है? क्या कृष्ण रचनावली, क्या कबीर रचनावली, या नागार्जुन रचनावली, या फिर ओम रचनावली? जल्दी से सवाल का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। नागार्जुन की संपूर्ण कृत्व 7 खंडों में किस नाम से प्रकाशित हुई है यह आपको बताना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लॉजिक लगाएंगे तो आप सही जवाब कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। चलिए, फिलहाल हम सवाल के जवाब पे आते हैं। नागार्जुन रचनावली आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। सी हमारा सही जवाब होगा। नागार्जुन रचनावली के नाम से नागार्जुन ने अपनी संपूर्ण कृतित्व 7 खंडों में विभाजित की है। ठीक है, नाम से प्रकाशित की है, नागार्जुन रचनावली नाम से प्रकाशित की है। सवाल अगला है आपके सामने, इसमें से किसमें सक्रियता के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है? राजनीतिक, सिनेमा, खेल, या चोरी? जल्द से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और सही जवाब देने वाले विनर को मिलेगा अगले सवाल देने का मौका, और आप जीत सकते हैं अगले सवाल देने का मौका। तो जल्दी से इस मौके को ना गवाएं और सवाल का सही जवाब दें। इसमें किसमें सक्रियता के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है? नागार्जुन, क्या बात है, जेल भी गए, वाह, कवि हैं, जेल भी गए।
चलिए, यहाँ पे सवाल था आपसे कि नागार्जुन किस में सक्रियता के कारण कई बार जेल भी गए हैं, तो राजनीतिक सक्रियता के कारण, ठीक है, राजनीतिक सक्रियता के कारण ये कई बार जेल भी गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पॉलिटिशियन, जितने भी पॉलिटिशियन है, कई ने एक न एक बार वो जेल का हवा वो खा ही लेते हैं। अब आम जनता खा लेती है तो पॉलिटिशियंस क्या है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, नागार्जुन किस भाषा में लिखते थे, यह आपको बताना है। मैथिली, बांग्ला, संस्कृत तथा हिंदी, या फिर यह सभी। जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की, और क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। और यदि आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक का बटन आप दबा दें, जल्दी से दबा दें, क्योंकि अगली बार हम इससे और बेहतर सेशन लेके आएंगे और बेहतर चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है। अभी हम साहित्य चला रहे हैं, अब व्याकरण की भी सीरीज़ मैं आपके बीच लेके आऊँगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। नागार्जुन किस भाषा में लिखते थे, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, डी फॉर दारोगा या फिर डी फॉर दिल्ली। मैथिली में भी लिखते थे, बांग्ला में भी लिखते थे, संस्कृत तथा हिंदी में भी लिखते थे। इससे पहले मैंने आपको कवियों के बारे में बताया कि वो घर पे ही खुद से संस्कृत, हिंदी और क्या ना जाने कौन कौन सी भाषाएं वो खुद से, मतलब घर पे ही अध्ययन किया करते थे। तो नागार्जुन भी उन्हीं में से एक हैं कि ये मैथिली, बांग्ला, संस्कृत तथा हिंदी में भी रचनाओं को लिखा करते थे, ठीक है। अगला सवाल है, मातृभाषा मैथिली में इन्हें क्या नाम से जाना जाता है। रचना, यात्री, यात्रा या कवि। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। और ये सवाल काफ़ी इजी है, क्योंकि पिछली बार मैंने करवाया भी है, जो कि फर्स्ट सेशन था, उसमें ये बताया था मैंने, ठीक है। तो जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की। इस सवाल का सही जवाब आपके सामने आ चुका है। इन्हें क्या कहा जाता था, तो यात्री कहा जाता था। ये मातृभाषा मैथिली में इन्हें क्या कहा जाता था, नागार्जुन को तो यात्री कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बी हमारा सही जवाब है। और इस प्रकार से दोनों सवाल का हम आंसर कर चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है मातृभाषा मैथिली में इन्हें क्या नाम से जाना जाता था। ये क्या हुआ, ये तो दोबारा रिवीजन हो गया, मतलब रिवाइज हो गया। चलिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यात्री नाम से इन्हें जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। सवाल है, ये व्यंग में माहिर थे इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था। आधुनिक तुलसी, आधुनिक नागार्जुन, आधुनिक कबीर या फिर आधुनिक निराला। जल्दी से बताएंगे कि नागार्जुन जो थे वो व्यंग में माहिर थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, यह आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ये व्यंग में माहिर थे, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सी फॉर कैट, आधुनिक कबीर कहा जाता था क्योंकि ये व्यंग में माहिर थे। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। मतलब किसी भी बातों को व्यंग रूप, व्यंगता पूर्वक कह सकते थे, ठीक है, ये कला इनके अंदर थी नागार्जुन में। अगला सवाल आपके सामने है, नागार्जुन ने किस में काव्य रचना की है, यह आपको बताना है। नागार्जुन ने किस में काव्य रचना की है। मैं प्रत्येक कवि के ऊपर, हर कवि के ऊपर आपको 10 से 12 सवाल, 15 सवाल तक के करवा रहा हूं, जिससे कि आपका हर कवि से संबंधित सवाल और हर एक बिंदु से सवाल छूट ना पाए, सभी के सभी कवर हो जाएं। तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में, ताकि हम लोग लाइव आ सकें क्लास को लेकर के और चीज़ें और बेहतर तरीके से आपके बीच हो पाएं, ठीक है। सवाल आपसे पूछा गया है, नागार्जुन ने किस में काव्य रचना की है। मुक्त छंदों में तथा छंद में, चौपाई में या सवैये में या दोहे में। जल्दी से कोशिश करेंगे सवाल का सही जवाब देने की। चलिए, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। मुक्त छंदों तथा छंद में नागार्जुन ने काव्य रचना की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी। 1995, 1997, 1996 या फिर 1998। जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की कि नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 1998 में, यानी कि 1998 में इनका जो है ये हुआ था, मृत्यु हुई थी। और जन्म यदि आपसे पूछा जाता नागार्जुन का जन्म, तो 1911 में इनका जन्म हुआ था, 1911 में जन्म हुआ था और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, नागार्जुन को कौन पुरस्कार मिला यह आपको बताना है। हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला, या फिर उन्हें दिल्ली का शिखर सम्मान तथा उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार मिला, या फिर बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार मिला, या फिर ये सभी मिला। जल्दी से बताने की कोशिश करें कि नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार मिला है, जल्दी से बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके इस सवाल के जवाबों का। चलिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ये सभी, यानी कि इन्हें हिंदी अकादमी पुरस्कार भी मिला, दिल्ली का शिखर सम्मान तथा उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार भी नागार्जुन को मिला, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी नागार्जुन को मिला है। तो 3-4 पुरस्कार आप देख सकते हैं कि नागार्जुन ऐसे व्यक्ति हैं। इन्होंने रचनाएं भी बहुत सारी लिखी हैं, जैसे मैंने आपको रचनाओं के बारे में अब ये अंतिम बार मैं आपको बता दूं कि जो नागार्जुन की रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं, जैसे युगधारा मैंने आपको बोला था, सतरंगे पंखों वाली मैंने आपको बोला था, तुमने कहा था ये मैंने आपको बताया कि नागार्जुन की है, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की है, तालाब की मछलियां नागार्जुन की है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने नागार्जुन की है, हजार हजार बाहों वाले नागार्जुन की रचना है, पुरानी जातियों का कोरस नागार्जुन की है, रत्न गर्भ नागार्जुन की है, भूल जाओ पुराने सपने नागार्जुन की है, और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये भी नागार्जुन की ही काव्य रचना है। ठीक है, उपन्यास में मैंने आपको बताया था कि रतिनाथ की चाची और बलचनमा आपको ध्यान में रखना है, और नए पौधे, और फिर एक और मैंने आपको बताया था बाबा बटेसरनाथ, ये आपका उपन्यास में आ जाएगा। ठीक है, और यदि बाल साहित्य पूछ दिया जाए तो बाल साहित्य में कथा मंजरी आपको ध्यान में रखना है, और कहानी संग्रह आपसे पूछ दिया जाए तो आपस में चंदा तेरे सॉरी आसमान में चंदा तारे। ठीक है, ये कहानी संग्रह है किनकी, नागार्जुन की। ठीक है, उतनी चीज़ें यहाँ पे फिर से लिखूंगा तो थोड़ा सा ये फिर उतना हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोल ही दिया, आप एक बार इसका रिवीजन आपको हो भी गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपके सामने है, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां कौन सी हैं। चलिए अब आ गया है आपके सामने काव्य कृति के बारे में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, या फिर ये सभी। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ये सभी। युगधारा इन्हीं की रचना है, सतरंगे पंखों वाले इन्हीं की रचना है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इसको तो मैंने नहीं लिखवाया, चलिए इसको हम देख लेंगे। लेकिन ये दो रचनाएं आपको ध्यान में रखने कि युगधारा सतरंगे पंखों वाली ये किसकी है, नागार्जुन की है, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे जरा, अभी ध्यान में नहीं है कि किनकी रचना है, इन्हीं की है, इनकी तो नहीं है, मैंने अभी तक लिखवाया नहीं है, पर दो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और आगे देख लेंगे, हम इसे भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, गिरजा कुमार का जन्म कब हुआ था, 1918 में, 1921 में, 1916 में, या फिर 1913 में। जल्दी से सवाल का सही जवाब क्या होगा, और अगले कवि आपके सामने आ चुके हैं, गिरजा कुमार। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर इनका पूरा नाम है, गिरजा कुमार माथुर, और इनका जन्म कब हुआ था यह आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कोशिश करेंगे गिरजा कुमार माथुर का जन्म वर्ष बताने की। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनका सही जवाब होगा 22 अगस्त 1919 में, 22 अगस्त 1919 में, ये 1921 में जन्म हुआ था, 1919 या 1921, गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1919 में हुआ था। यहाँ पे 1919 तो ऑप्शन में ही नहीं है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म यहाँ पे ऑप्शन ही गलत डाल दिया गया है। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म जहाँ तक कि मुझे याद है 1919 था, कुछ लोग 1918 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको कि 1919 में
गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 1919 में गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जन्म 22 अगस्त 1919 में इनका जन्म हुआ था, 22 अगस्त 1919 में जन्म हुआ था। कुछ लोग 1918 भी मानते हैं, तो 1918 है यहाँ पे, पर 1919 नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा 1919 होगा, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म ये 22 अगस्त 1919 को हुआ था। और मृत्यु की बात यदि करें तो 10 जनवरी में आपको ध्यान में रखना है, 10 जनवरी 1994 को गिरिजा कुमार माथुर का मृत्यु हो गई थी। 1919 में इनका जन्म हुआ और 1994 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जब बात गिरिजा कुमार माथुर की आ ही गई है तो थोड़ा सा इनकी रचनाओं को भी देख लें, क्योंकि रचनाओं से सवाल आपके बीपीएससी 3.0 में निश्चित रूप से आने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग सुने होंगे कि पाठक सर भी बोले हैं और फिर जो भी हैं जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहे हैं लोग, उन्होंने भी काफ़ी बातें कही हैं कि पहले से थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ होगा। तो रचनाओं को आप मैं इग्नोर नहीं कर सकता, रचनाओं को देखते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फिर यहाँ से आपको लिखना है कि गिरिजा कुमार माथुर की जो रचनाएं हैं वो काव्य संग्रह में, सबसे पहले हम काव्य संग्रह को लिखेंगे, काव्य संग्रह, ठीक है। काव्य संग्रह हम लिखेंगे। काव्य संग्रह में यदि हम देखते हैं इनकी मतलब गिरिजा कुमार माथुर की जो काव्य संग्रह है वो है मंजीर, ठीक है। मंजीर ध्यान में रखना है, मंजीर ये काव्य संग्रह है गिरिजा कुमार माथुर का। मंजीर, नाश और निर्माण, ठीक है। अगला नाश और निर्माण, नाश और निर्माण किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की ही रचना है। धूप के धान भी आपको ध्यान में रखना है कि धूप के धान किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की ही रचना है धूप के धान, ठीक है। और थी रचनाएं इनके शिलापंख चमकीले, हाँ शिलापंख चमकीले, ये भी आपको ध्यान में रखना है किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की ही रचना है। और छाया मत छूना किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की ही रचना है। मुझे और भी कहना है, मुझे और भी कहना है किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की ही रचना है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रचनाएं थी इनकी वो मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ से गिरिजा कुमार माथुर को एक पुरस्कार भी दिया ही गया है, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा में 22 और 2 अन्य भाषा, ठीक है। 22 भाषा जो हमारे संविधान में वर्णित है और 2 अन्य भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए भी क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक ताम्र पत्र दिया जाता है विजेता को। ध्यान में रखेंगे इसको। और यही नहीं, गिरिजा कुमार माथुर को 2 और पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि व्यास सम्मान इन्हीं को दिया गया है, ठीक है। व्यास सम्मान भी इन्हीं को दिया गया है। व्यास सम्मान भी गिरिजा कुमार माथुर को ही दिया गया है। शलाका सम्मान भी इन्हीं को दिया गया है। शलाका सम्मान भी गिरिजा कुमार माथुर को ही दिया गया है। आशा करते हैं कि अब सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार आपसे पूछ दे कि कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया था, ठीक है। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इन्हें दिया गया था। और मैं वक्त के हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर की ही रचना है, ठीक है।
आशा करते हैं अब सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है, गिरिजा कुमार माथुर का प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यह आपको बताना है कि गिरिजा कुमार माथुर का प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। जल्दी से कोशिश कीजिए इस सवाल का सही जवाब देने की। गिरिजा कुमार माथुर का प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। तो झांसी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। झांसी, एक मिनट, झांसी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। झांसी को, झांसी में इनको क्या दिया गया था, गिरिजा कुमार माथुर का प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था, ठीक है। और गिरिजा कुमार माथुर ने एमए किस भाषा से किया था, यह आपको बताना है। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू भाषा। जल्दी से कोशिश करेंगे बताने की कि गिरिजा कुमार माथुर ने एमए किस भाषा से किया था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप हिंदी ही कह लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हुए जो जिन्होंने इंजीनियरिंग भी किया, ठीक है। कल के सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि वो इंजीनियरिंग भी किए, फिर भी इधर हिंदी साहित्य लेखन में आए, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत हैं। चलिए फिलहाल इस सवाल का सही जवाब, गिरिजा कुमार माथुर ने एमए किस भाषा से किया था, तो अंग्रेजी भाषा से किया था, ठीक है। आपने देखा कि ये अंग्रेजी भाषा से किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। गिरिजा कुमार माथुर ने किस भाषा से एमए क्या किया था, एमए किया था, तो आप कहेंगे कि किससे किया था, अंग्रेजी भाषा से किया था। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है गिरिजा कुमार माथुर को LLB की उपाधि कहाँ से मिली। इलाहाबाद, लखनऊ, पत्रकारिता या फिर आकाशवाणी। गिरिजा कुमार माथुर को LLB की उपाधि कहाँ से मिली थी, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो, एक मिनट पेन ले लूँ मैं, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा लखनऊ होगा। ध्यान में रखेंगे गिरिजा कुमार माथुर को जो शिक्षा, ये LLB की शिक्षा मिली थी, वो कहाँ से मिली थी, उपाधि मिली थी, वो लखनऊ से मिली थी। गिरिजा कुमार माथुर ने कार्य किया था झांसी में, कानपुर में या फिर दूरदर्शन में। जल्द से कोशिश करेंगे बताने की, या फिर बी और सी दोनों। सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूरदर्शन और कानपुर ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। दूरदर्शन और कानपुर हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। दूरदर्शन और कानपुर हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे अगले सवाल का क्या जवाब होगा, ठीक है। दूरदर्शन और कानपुर, ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा आपको। दूरदर्शन तो ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर ने कार्य किया था, दूरदर्शन में कार्य किया था, और फिर कानपुर नहीं होगा, ये आकाशवाणी होगा, ठीक है। आकाशवाणी, आकाशवाणी होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि गिरिजा कुमार माथुर ने कार्य किया था दूरदर्शन में और आकाशवाणी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं और हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है वो आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं, सूफी, भक्ति, रोमानी या रीति। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोमानी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। रोमानी कवि माने जाते हैं गिरिजा कुमार माथुर। और अगला सवाल है गिरिजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो जल्द से बताएंगे, ये सब वन लाइनर सवाल है पर मैंने शामिल कर दिया है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। गिरिजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई थी यह आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि गिरिजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई और जन्म कब हुआ था। तो जन्म मैंने आपको बता दिया था कि 1919 में हुआ था, कहीं कहीं 1918 भी मिलता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है। और गिरिजा कुमार माथुर की मृत्यु पूछा गया है तो मृत्यु 1994 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। तो 10 जनवरी
मृत्यु की बात करते हैं तो 10 जनवरी 1994, ध्यान में रखेंगे 10 जनवरी 1994, ओके। मृत्यु और जन्म 1918 या 1919, ठीक है। जो ऑप्शन होगा 1919 ज़्यादा बेहतर है, यानी कि ज़्यादातर आपको चीज़ें 1919 में ही इनकी जो जन्म तिथि है ये आपको मिलती है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह कौन सा है? नाश और निर्माण, धूप के धान। अगला सवाल है, ऑप्शन है शीला पंख चमकीले, थर्ड ऑप्शन है भीतरी नदी की यात्रा, या फिर ये सभी। जल्द से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की। गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह कौन सा है? तो मैंने आपको बताया भी था कि गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह यदि पूछे तो आप मंजीर कहेंगे, ठीक है। आप नाश और निर्माण कहेंगे, धूप के धान भी कह सकते हैं, और शीला पंख चमकीले ये भी आप कह सकते हैं, जो बंध नहीं सका ये भी आप कह सकते हैं, भीतरी नदी की यात्रा ये भी आप कह सकते हैं, और साथ ही छाया मत छूना ये भी आप कह सकते हैं, साक्षी रहे वर्तमान ये भी आप कह सकते हैं, पृथ्वी कल्प पृथ्वी कल्प भी आप कह सकते हैं, और मैं वक्त के हूँ सामने भी आप कह सकते हैं, मुझे और भी कहना है भी आप कह सकते हैं। ये सभी के सभी जो मैंने बताए ये काव्य रचना है किसके? गिरजा कुमार माथुर के। तो नाश और निर्माण, धूप के धान ये किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। शीला पंख चमकीले ये भी गिरजा कुमार माथुर की है, और भीतरी नदी की यात्रा ये भी गिरजा कुमार माथुर की ही रचना है। इस प्रकार से इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आपके सामने अब आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, डी फॉर दिल्ली। अगले सवाल पे आते हैं, गिरजा कुमार माथुर का नाटक कौन है? जल्द से बताएंगे। जन्म कैद, सभी केंद्र, उम्र कैद, या इनमें से कोई नहीं? जल्द से बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या होगा। गिरजा कुमार माथुर का नाटक कौन है? और फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार शेयर ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स लाइक दबाने से मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और चीज़ें जो है वो आपके काम के लायक है, ठीक है। तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और यदि आपने हिंदी विषय से बीएड किया है तो इस क्लास के अलावा और कहीं आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें आपको, चाहे वो लिटरेचर से संबंधित यानी कि साहित्य से संबंधित हो, चाहे व्याकरण से संबंधित हो, सब कुछ एक ही जगह आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी करें, देरी मत करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे नई वीडियो की सूचना आपको जब भी वीडियो जाएगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सवाल था कि गिरजा कुमार माथुर का नाटक कौन है, तो जन्म कैद आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, आपको बताना है गिरजा कुमार माथुर की आलोचना कौन सा है। जल्द से बताने की कोशिश करेंगे, गिरजा कुमार माथुर की आलोचना कौन सा है? सीमाएं और संभावनाएं, खेल और संभावनाएं, राजनीतिक और संभावनाएं, या फिर ये सभी? जल्द से बताएंगे गिरजा कुमार माथुर की आलोचना कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा सीमाएं और संभावनाएं के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर की आलोचना है, ठीक है, सीमाएं और संभावनाएं। अगला सवाल है, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1947, 1945, 1942 या फिर 1948? स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है, स्वयं प्रकाश का जन्म। जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की। और अगला कवि आपके सामने आ चुके हैं, स्वयं प्रकाश, ठीक है। स्वयं प्रकाश एक नए कवि के रूप में आपके सामने आए हैं, तो इनका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए अच्छे तरीके से जवाब देकर, ठीक है। स्वयं प्रकाश का जन्म वर्ष आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे जन्म जनवरी 1947 आपको ध्यान में रखना है, जनवरी 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। यदि हम स्वयं प्रकाश की रचनाओं के बारे में देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं ना, निबंध संग्रह, वो है दूसरा पहलू, ठीक है, दूसरा पहलू इनका निबंध संग्रह में से एक है, ठीक है। रंगशाला में एक दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक, ठीक है। रंगशाला में एक दोपहर में
रंगशाला में एक दोपहर, ठीक है, दोपहर, ठीक है, किसकी रचना है? तो ये स्वयं प्रकाश की ही रचना है। और एक कहानीकार की नोटबुक, एक कहानीकार की, एक कहानीकार की नोटबुक, नोटबुक किसकी रचना है? तो ये स्वयं प्रकाश की ही रचना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या आप सांप्रदायिक हैं? क्या आप जो हैं सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक हैं, यह भी किसकी रचना है? तो इन्हीं की, स्वयं प्रकाश की ही रचना है, ठीक है। अब यदि इनके उपन्यास को देखें, ठीक है, ये सभी जो आपने देखा ये सारे के सारे क्या थे? निबंध संग्रह थे, निबंध थे, ठीक है। अब यदि हम उपन्यास को देखते हैं तो उपन्यास, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं उपन्यास। उपन्यास की यदि हम बात करते हैं तो इनका जो उपन्यास है वो क्या है? चलिए, जलते जहाज पर, जलते जहाज पर, ये आपको ध्यान में रखना है कि जलते जहाज पर स्वयं प्रकाश की रचना है, ठीक है, जलते जहाज पर। और ज्योति रथ के सारथी, ज्योति रथ के सारथी आपको ध्यान में रखना है, ज्योति रथ के सारथी इन्हीं की रचना है, स्वयं प्रकाश की ही रचना है। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर जीवन कथा, ठीक है, उत्तर जीवन कथा भी इन्हीं की रचना है, उत्तर जीवन कथा इन्हीं की ही रचना है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो उपन्यास आपका यहाँ से क्लियर हो गया। और बीच में विनय भी इन्हीं की ही रचना है, निबंध, ये उपन्यास है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बता दिया कि जन्म जनवरी 1947 में इंदौर में हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और साथ ही मृत्यु मैंने बताया कि 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 1947 में, मृत्यु 2019 में हुई थी। और इनका जो रचना है मैंने आपको बता दिया, रचना क्या है, उपन्यास भी मैंने आपको बता दिया। रचना मैं इनको एक बार और बोल दूं कि जो उनका निबंध संग्रह था वो था दूसरा पहलू, रंगशाला में एक दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक, और फिर क्या आप सांप्रदायिक हैं, ये इनका निबंध संग्रह है। और उपन्यास की बात करें तो जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, और बीच में विनय और ईंधन इन्हीं की निबंध, ये उपन्यास संग्रह है, ठीक है। आशा करते हैं अब ये सारी बातें स्वयं प्रकाश से संबंधित क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। आपको बताना है स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, यह आपको बताना है। तो अभी तो मैंने बताया ना, अभी तो बताया मैंने कि कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें क्या जवाब, मतलब टाइम देना था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जो जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था ये भी मैंने आपको बताया कि 1947 में इनका जन्म हुआ था। और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 2019 में मुंबई के, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। मृत्यु मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में हो गई थी, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। स्वयं प्रकाश का वर्तमान समय में कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित है, यह आपको बताना है। स्वयं प्रकाश का वर्तमान समय में कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित है, इस सवाल का जवाब दीजिए। आपके सामने अगला सवाल आ चुका है। 13, 14, 11 या 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। स्वयं प्रकाश का वर्तमान समय में कुल कितनी रचनाएं या कहानी संग्रह है, तो 13 कहानी संग्रह है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, स्वयं प्रकाश के किस प्रकार की शैलियाँ, स्वयं प्रकाश के किस प्रकार की शैलियाँ प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए जल्द से जवाब को देने की कोशिश करेंगे। भावनात्मक शैली, छायावादी शैली, चित्रात्मक शैली या किस्सा गोई शैली, यह आपको बताना है कि स्वयं प्रकाश ने जो रचनाएं की हैं वो किस शैली में की हैं, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जल्द से इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा किस्सा गोई शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा कि स्वयं प्रकाश के किस प्रकार की जो स्वयं प्रकाश ने किस प्रकार की शैलियों में प्रसिद्धि हासिल की है, तो
किस्सा गोई शैली में। सवाल अगला है आपके सामने, स्वयं प्रकाश के जीवन का सर्वाधिक समय कहाँ बीता है, यह आपको बताना है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। आप देख रहे हैं, मतलब मुझे आपके लिए चीज़ें इतने प्रभावी तरीके से बोलना पड़ता है, करना पड़ता है कि मेरा गला, आप समझ रहे होंगे क्या हालत हो रखा है। तो थोड़ा आप लोग भी इस बात को ध्यान दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जब भी जो लाइव की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम अपने क्लास का एक निश्चित टाइम टेबल रखेंगे और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी क्लास होगी। तो थोड़ा सा आप लोग कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप में, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ इस चैनल से, ठीक है। सवाल है आपके सामने, स्वयं प्रकाश के जीवन का सर्वाधिक समय कहाँ बीता, यह आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान यहाँ पे सही जवाब होगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वयं प्रकाश की कहानी संग्रह है। पहाड़ पर लालटेन, त्रिशंकु, आएंगे अच्छे दिन भी, या फिर पिंजड़े की उड़ान। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, कि कौन सा स्वयं प्रकाश की कहानी संग्रह आपको बताना है, ठीक है। कहानी संग्रह आपसे पूछा गया है, तो कहानी संग्रह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आएंगे अच्छे दिन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सी उपन्यास स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। पतितों का देश, महाभोज, ईंधन या झूठा सच। जल्द से बताने की कोशिश करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको सारी बातें पहले भी बता रखी हैं और मैं अंतिम रूप से भी आपको बताना चाहूँगा, कौन सा उपन्यास स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। यदि उपन्यास आपसे पूछा जाए ना स्वयं प्रकाश का, तो मैंने आपको बताया था, जलते जहाज पर ज्योति रथ के सारथी, ठीक है। ये स्वयं प्रकाश का है उपन्यास, जलते जहाज पर ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा और बीच में विनय और ईंधन। ये आपको ध्यान में रखना है, इनका क्या है, ये उपन्यास संग्रह है। फिलहाल इसका सही जवाब क्या होगा, इस पे आते हैं। तो ईंधन, मैंने देखा, आपको अभी अभी बताया भी, ईंधन यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा, उपन्यास संग्रह में शामिल है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है, स्वयं प्रकाश ने किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियर। तो जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आसान सा सवाल है, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो व्यक्ति को जिस चीज़ में ख्याति प्राप्त हुई है, ज़रूरी नहीं कि वो उस फील्ड में पहले से था, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि सवाल का सही जवाब क्या होगा। स्वयं प्रकाश ने किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की थी, यह आपसे पूछा गया है। तो मैकेनिकल इंजीनियर आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर से इन्होंने क्या किया था, शिक्षा प्राप्त की थी। वर्तमान में स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं, यह आपको बताना है। जनसत्ता, वसुधा, इतवारी या फिर हरिपुंज। जल्द से बताने की कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और हम सेशन के अंतिम मोड़ पे बस अब पहुंच ही गए हैं, तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 सवाल और फिर हमारे सेशन समाप्त होगा, ठीक है। तो चलिए सवाल का सही जवाब दीजिए। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं, यह आपको बताना है। तो फिलहाल इस सवाल का सही जवाब होगा हरिपुंज, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, हरिपुंज से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं, तो हरिपुंज, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध बिहार के किस जिले से है, यह आपको बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध बिहार के किस जिले से है, यह आपको बताना है। मुजफ्फरपुर, बक्सर, पटना या मुजफ्फरनगर। जल्द से बताएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। और अगले कवि आपके सामने हैं,
रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए इनका स्वागत करते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ। तो चलिए पहले इसका जवाब दीजिए कि रामवृक्ष बेनीपुरी का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले से है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म यदि आपसे पूछ दे, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म पूछ दे, जन्म वर्ष, तो आप कहेंगे 1889 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1889 में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था। और मृत्यु यदि आपसे पूछ दे कि मृत्यु कब हुई थी, रामवृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब हुई, तो आप कहेंगे 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आशा करते हैं आप ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। और पेशा की बात करें इनसे कि ये पेशे से क्या क्या थे, तो ये पत्रकार भी, ये जो पेशे से थे वो क्या थे, पत्रकार थे। ठीक है, पत्रकार हुआ करते थे और साथ ही ये कवि भी हुआ करते थे। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी पेशे से एक पत्रकार भी थे और एक कवि भी हुआ करते थे। इनका जन्म वर्ष मैंने आपको बताया 1889 में और मृत्यु 1968 में मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ उपन्यास जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की, उपन्यास यहाँ पे आप लिख लेंगे। उपन्यास संग्रह जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की, पतितों के देश में। ठीक है, पतितों के देश में। ठीक है, पतितों के देश में। ठीक है, पतितों के देश में आपको लिख लेना है। ठीक है, पतितों के देश में। कैदी की पत्नी आपको लिख लेना है। कैदी की पत्नी आपको लिख लेना है, कैदी की पत्नी। ठीक है, आपको यह भी लिखना है दीदी और 7 दिन, दीदी और 7 दिन। ठीक है, दीदी और 7 दिन, दीदी और 7 दिन, यह भी आपको लिख लेना है। ये सारी क्या है, इनके उपन्यास संग्रह हैं। ठीक है, उपन्यास संग्रह में मैंने क्या कहा कि रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास संग्रह है पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, दीदी और 7 दिन। ठीक है, ये सारी इनके उपन्यास संग्रह हैं। ठीक है, और यदि आपसे इनका यात्रा वृत्तांत आपसे पूछ दे कि यात्रा वृत्तांत क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है इनका, यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आप यात्रा वृत्तांत में कहेंगे पैरों में पंख लगाकर। ठीक है, पैरों में पंख लगाकर। ठीक है, पैरों में पंख लगाकर इनका यात्रा वृत्तांत है। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि पैरों में पंख लगाकर ये यात्रा वृत्तांत है। और फिर उड़ते चले। ठीक है, उड़ते चले, ये इनका उड़ते चले, ये दूसरा क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत। ओके, तो आशा करते हैं ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। कुछ कहानी संग्रह भी मैं आपको लिखवा दूं इनका, कहानी संग्रह। ठीक है, कहानी भी मैं आपको इनके लिखवा दूं। कुछ कहानी संग्रह हैं जैसे कि चीता के फूल, आपको ध्यान में रखना है। चीता के फूल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सवाल में पूछे जाते हैं कि चीता के फूल किसकी रचना है, चीता के फूल किसकी रचना है, तो आप कहेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और ये कहानी संग्रह है। ठीक है, चीता के फूल कहानी संग्रह है। शब्द चित्र संग्रह, शब्द चित्र संग्रह भी जो है, शब्द चित्र संग्रह क्या है, ये भी एक कहानी संग्रह ही है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी की। लाल तारा भी ये कहानी संग्रह ही है, लाल तारा भी एक कहानी संग्रह ही है, यह भी आपको ध्यान रखना है। माटी की मूर्तें भी आपको ध्यान में रखना है। माटी की मूर्तें भी आपको ध्यान में रखना है कि इनका ही कहानी संग्रह है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। प्रमुख बात यहाँ से इनके बारे में कुछ है, जैसे कि इन्हें कुछ सम्मान भी मिले हैं। जैसे कि भारत सरकार ने इन्हें डाक टिकट, इनको सम्मानित रूप से, मतलब इनको सम्मान देने हेतु भारत सरकार ने क्या किया था कि रामवृक्ष बेनीपुरी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी को सम्मान देने के लिए डाक टिकट भी इन्हीं के नाम से, मतलब इनकी छवि यानी चित्र के साथ जारी किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बता दी। आशा करते हैं अब सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से शीशे की तरह साफ हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म
कब हुआ था ये आपको बताना है। अभी अभी तो मैंने बताया आपको कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ, अभी तो मैंने बताया आपको कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1889 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था राम वृक्ष बेनीपुरी का। और मृत्यु मैंने आपको बताया कि 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु 1968 में, जन्म 1889 में मुजफ्फरपुर में। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ था यह आपको बताना है। लालपुर, बेनीपुर, गोरखपुर या फिर रामपुर, जल्द से बताएंगे। और ये हमारे क्लास का अंतिम सवाल है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिस्पॉन्स है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली वीडियो की सूचना पाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्लासेस मिस नहीं होंगी, क्योंकि आपके बीच सेशन में डेली लेके आ रहा हूँ और तब तक लाऊंगा जब तक कि आपके बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम हो ना जाए। और 4.0 भी मैं आपको ये इसी तरीके से तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। तो निसंकोच आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए ही है, आपसे ही है। ठीक है, तो सवाल है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ था यह आपको बताना था। तो बेनीपुर आपको ध्यान में रखना है। बेनीपुर हमारा सही जवाब होगा, सेकंड नंबर आंसर होगा बेनीपुर। और मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होंगी। आप सभी का इस क्लास में एके एकेडमी क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्रीवियस जो क्लासेस आपने नहीं देखी है उसको जाकर के देखिए, उसका रिवीजन कीजिए। और ये क्लास यदि आप लिखते नहीं हैं तो 2 से 3 बार इसका रिवीजन कीजिए, सारी चीज़ें आपके माइंड में समाहित हो जाएंगी।